गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपके साथ जो न्यूज साझा होती है, अखबारों की सुर्खियां बनी हुई, राजस्थान सूजस आधारित एग्जाम न्यूज एनालिसिस जो हमारा मॉर्निंग सेशन होता है वो हमारे राजस्थान सूजस पर आधारित होता है। और विभिन्न एग्जामों में जो हिस्सा बनता है राजस्थान सूजस, राजस्थान सरकार की आवाज होती है। राजस्थान सरकार अपने प्रचार और प्रसार के लिए जो अब हमारे परीक्षा उपयोगी सामग्री प्रसारित करती है, हम केवल उनका हिस्सा बनाते हैं और उनका मैं विश्लेषण करता हूं, एनालिसिस करता हूं कि किस प्रकार जो आंकड़े सूजस में दिए हैं और विस्तृत डीपली जाकर के किस प्रकार अपन पढ़ सकते हैं। मेरे हाथ में आपको राजस्थान सूजस दिख रही होगी। ये राजस्थान सूजस जो है इसी को मैं आधार बनाता हूं। राजस्थान सूजस सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान जयपुर, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान जयपुर, DIPR डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, उनकी राजस्थान सूजस है जो राजस्थान सरकार का खुद का प्रकाशन है। और इसकी शुरुआत में इन्होंने जो इंडेक्स के रूप में कम से कम जो संदर्भिका दी है, अनुक्रम दिया है, उसमें 5 से 7 पृष्ठों में इन्होंने दिया है और सारा दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, खनिज, उद्योग, पशुधन, कृषि, सुनहरा सच, विकास गाथा, सारा दिया है। और लगभग ये पूरी 1 साल की है, वो 1300 पृष्ठों की है। 1 साल की जो आती है वो 1300 पृष्ठों की है। ये मंथली भी आती है। ये वर्तमान में राजस्थान सरकार है वो पर डे का DIPR का, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन का खुद का पोर्टल जारी हो गया है, खुद का ऐप आ गया। आप उस ऐप को डाउनलोड करके वहां से आप न्यूज भी पढ़ सकते हो और आप न्यूज सुन भी सकते हो और आप न्यूज की केवल आवाज भी सुन सकते हो, न्यूज को देख भी सकते हो। तो मैं उसको आधार लेकर के आपके सामने ENA लेकर के आया हूं, एग्जाम न्यूज एनालिसिस का एपिसोड, जो हमारा मॉर्निंग का एपिसोड है जो केवल राजस्थान की भर्तियों पर फोकस करता है, उसको लेकर के आया हूं। तो हमारी पहली न्यूज है कि गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन की कार्यकारी परिषद की प्रथम बैठक में अधिकारियों ने किया विचार विमर्श। मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए 28 करोड़ 23 लाख रुपए मंजूर। प्रदेश में 1 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर माह पेंशन। मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना। तो ये वहां सूजस के अंदर डेली जो न्यूज एनालिसिस आता है, डेली न्यूज के अंदर उन कि कितने आंकड़े, कितने लोगों में कितना धन हमने कौन कौन सी योजना के द्वारा बांटा गया, उनका आंकड़ा दिया हुआ है। और विस्तृत जाकर के उसको नहीं बताया है, केवल आंकड़े बांटे हैं कि हमने जैसे मुख्यमंत्री एक नारी सम्मान योजना या मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, कितने लोगों को हमने इन 4 सालों में दिया है और कितना धन हमने उनको बांटा है, ये आंकड़े वहां दिए हुए हैं। तो थोड़ा साझा मैं आपको डीपली गहराई से जाकर के बताऊंगा विभिन्न योजनाओं के बारे में कि वो योजना क्या है, कौन सी तारीख को प्रारंभ हुई, हमारे जीवन में उनका क्या महत्व है। ये भी एक योजना है, गोवर्धन योजना। स्वच्छ भारत मिशन की कार्यकारी परिषद की प्रथम बैठक में अधिकारियों ने किया विचार विमर्श। गोवर्धन योजना है वो वर्तमान में सुर्खियों में चल रही है क्योंकि उसको केंद्रीय सरकार द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया, गोवर्धन। पहले आइए देखते हैं कि गोवर्धन है क्या है गोबर। वही गोबर जो पंचगव्यों में शामिल होता है, उसी गोबर से ये शब्द है गोबर। वास्तव में गोबर वही है जो पंचगव्यों का एक उत्पाद है, गायों का एक उत्पाद है, पंचगव्यों में शामिल किया जाता है। और सदियों से हमारी वैदिक सभ्यता, हमारी संस्कृति इसे अपनाती आई है, वही गोवर्धन। और आज वर्तमान सरकार इसी गोवर्धन को, जो हमारे उस समय आयुर्वेद में काम में लिया जाता था, आज इसी गोवर्धन को धन के रूप में, गोबर को धन के रूप में सरकार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी बनाती है। आइए इस योजना के बारे में पढ़ते हैं कि गोवर्धन कहां से, शब्द कैसे लिया, शब्द लिया GOBAR, जियो यानी गैल्वेनाइजेशन, जियो यानी गैल्वेनाइजिंग, ओ यानी ऑर्गेनिक, और बी यानी बायो, ए यानी एग्रीकल्चर, और आर यानी रिसोर्सेस। ये जो शब्द लिया है रिसोर्सेस,
गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, इससे बना है गोबर। और ये गोबर यानी गैल्वेनाइजिंग करके बायो जो पदार्थ है, ऑर्गेनिक जो पदार्थ है, उनको एग्रीकल्चर के रिसोर्स के लिए कैसे काम में लिया जाए, इस सबद से ये गोबर बनाया। और वास्तविक रूप से गोबर वही है कि गोबर के माध्यम से किस प्रकार अलग अलग प्रकार की खाद बनाई जाए, किस प्रकार के अलग अलग कंपोस्ट बनाया जाए, किस प्रकार उसे फर्टिलाइजर में तब्दील किया जाए और किस प्रकार उसको बायोगैस में तब्दील किया जाए। ज्यादा से ज्यादा गोबर को अधिकतम किस प्रकार मैक्सिमम उसको किस प्रकार यूटिलाइज किया जाए, इस बात का ध्यान गोवर्धन स्वच्छ योजना में रखा जाता है। क्या है गोवर्धन योजना? स्वच्छ भारत मिशन की कार्यकारी। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मंत्रालय है उसने ये जारी किया है। वर्तमान में ये सुर्खियों में क्यों आई? क्योंकि खूब सारे मंत्रालयों ने मिलकर के एक इंटीग्रेटेड ऐप जारी किया है। इंटीग्रेटेड एक एकीकृत ऐप है और खूब सारे मंत्रालयों का है। कौन कौन से मंत्रालयों का है देखते हैं। गोवर्धन, देखो सबसे पहले उसमें जो मंत्रालय जुड़ा है वो है, उस पोर्टल को जारी करने में केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, केंद्रीय पेट्रोलियम प्लस प्राकृतिक गैस, केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और प्लस इस्पात मंत्रालय और भी इसके साथ में जुड़े हैं। कौन से? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और केंद्रीय डेयरी मंत्रालय। और प्लस में जो जुड़े हैं वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर है वो हमारे श्रीमान गजेंद्र सिंह जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मारवाड़ जोधपुर है, वहां से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्रालय, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, इन्होंने एक इंटीग्रेटेड पोर्टल जारी किया है जिसका नाम है गोवर्धन पोर्टल। तो गोवर्धन पोर्टल इन मंत्रालयों ने एकीकृत क्यों जारी किया? क्योंकि टेक्निकल जो हेल्प है वो केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय की टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। गैस बनानी है, बायोगैस बनाने के लिए इनका टेक्निकल सपोर्ट रहेगा। और जो उत्पाद निकलते हैं वो मत्स्य पालन के लिए होता है, वो पशुपालन का उत्पाद है, वो डेयरी मंत्रालय का उत्पाद है, ये उत्पाद है। और साथ में कौन साझा होगा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, क्योंकि सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन है उससे संबंधित है, इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की ने ही फरवरी 2018 में जो ओडीएफ प्लस जो जारी हुआ स्वच्छ भारत मिशन का, निर्मल भारत मिशन का जो सेकंड घटक है, दूसरे घटक के अंदर एक ओडीएफ प्लस स्टार्ट हुआ कि किस प्रकार ओडीएफ मुक्त भारत बनाया जाए। शौच मुक्त, खुले में जो शौच मुक्त है उनको कैसे किया जाए। जो लोग खुले में शौच जाते हैं, जंगलों में जाते हैं या खुले खेतों में जाते हैं, उनको स्वच्छता की तरफ कैसे मोड़ा जाए। तो ये ओडीएफ प्लस में एक भूमिका सामने आई। और ओडीएफ प्लस के समय गोबर धन को एक धन के रूप में, गोबर को एक धन के रूप में परिवर्तित करने की, उसे खाद के रूप में परिवर्तित करने की, उसे गैस में परिवर्तित करने की। केवल गोबर के अंदर गोबर नहीं है, गोबर के साथ में बायोगैस है, बायोमास जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको भी काम में लिया जा रहा है। तो आइए कैसे कैसे कहां कैसे लिया जा रहा है। तो इन मंत्रालय के अलावा गोवर्धन जो योजना है वो दूसरी बैठक में या प्रथम बैठक में जो इस पर विचार हुआ उसके बारे में यहां बताया जा रहा है कि गोवर्धन कहां क्या विचार किया जा रहा है। देखो, जो गोबर है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, गैर परंपरागत
ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय ने 26 फरवरी 2010 को एक नीति जारी की, उसका नाम था बायोमास नीति। बायोमास नीति 2010। बायोमास नीति 2010 के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ में गोबर भी आती है, और जो टॉयलेट होता है, जो शहरों के उत्पाद होते हैं, शहरों के जो उत्पाद होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको गीले सूखे बायोमास होते हैं, जो तूड़ी होती है, जो सरसों की भूसी होती है, चावल की भूसी होती है, उनको विलायती बबूल होता है, उनको, इन सब को ज्यादा से ज्यादा, जैसे आज दिल्ली की प्रदूषण की समस्या है, ये दिल्ली की प्रदूषण की समस्या है चिराली जलाने से। पंजाब और हरियाणा के लोग जो चिराली जलाते हैं, वो दिल्ली वाला ऐसे मानते हैं कि इनकी चिराली से हमारे प्रदूषण फैलता है। तो इन चिराली को, ये बायोमास है, इस बायोमास को कैसे बायोगैस में तब्दील किया जाए, इससे बायो कंपोस्ट में कैसे तब्दील किया जाए, कैसे बदला जाए, ये योजनाएं जो गोवर्धन से जुड़ी है। तो इस प्रकार बायोमास नीति 2010 जारी की। इसके तहत विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं वो चल रही है। वर्तमान राजस्थान सरकार ये कह रही है कि हमने बायोमास है, वो बजट में कहा था कि 101 मेगावाट है, लेकिन वर्तमान में 125 मेगावाट बायोमास उत्पादन राजस्थान सरकार कर रही है। इस बायोमास के तहत राजस्थान में खूब सारे ऐसे वर्तमान में बायो सेंटर लगे हैं। बायोमास सेंटर लगाने में उदयपुर सबसे आगे है, और राजस्थान में बायोमास के अलावा गोबर संयंत्र, जो गोबर गैस है, उसके आधार पर भी संयंत्र लगाए जा रहे हैं। बायोमास सेंटर में राजस्थान 12वां स्थान है, और महाराष्ट्र भारत का प्रथम बायोमास उत्पादन में राज्य है। बायोमास आधारित ऊर्जा प्लांट लगाने में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, और राजस्थान का 12वां स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक बायोमास आधारित और गोबर आधारित है, गोबर गैस आधारित जितने भी प्लांट लगे हैं वो उदयपुर में सबसे ज्यादा लगे हैं। लेकिन सबसे पहले जो बायोमास आधारित हमारा प्लांट लगा था वो गंगानगर में लगा था, और गंगानगर के पदमपुर में लगा था, और वो 7.8 मेगावाट का लगा था। इसके बाद में गंगानगर में अभी तक 3 लग चुके हैं, लेकिन काचेला बांगसरी जो सांचौर के पास में, अभी सांचौर से एक तहसील तोड़ करके नई तहसील और पंचायत समिति बना दी गई चितलवाना। चितलवाना के अंदर पड़ता है एक काचेला गांव है, इसरोल काचेला ये गांव पड़ते हैं। तो काचेला गांव के अंदर एक विलायती बबूल जिसे हमें जूली फ्लोरा कहते हैं, जूली फ्लोरा आधारित है, और विभिन्न वहां जितने भी बायोमास होते हैं। इधर जो नहर आ गई है, नर्मदा नहर के कारण वहां बायोमास की अतिरिक्त होता है, एक्स्ट्रा होता है, उनको काम में लिया जा रहा है। रामपुरा बायोमास सिरोही में स्थित है। चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ है, और वहां सीमेंट के कारखाने भी है, उन चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में भी बायोमास आधारित सेंटर लगे हैं। खातौली में लगे हैं, खातौली उनियारा जो हमारे बूंदी के आसपास में, रंगपुर कोटा में लगा हुआ है। रंगपुर कोटा वाला हड़ौती का पहला बायोमास आधारित संयंत्र है। भंवरगढ़ बायोमास क्षेत्र जो किशनगढ़ बास में स्थित है। पचारा बायोमास ये सीपा बड़ौदा हमारे 12 में स्थित है। इनके अलावा जो कोटपुतली जयपुर में भी लगा हुआ है, सांगरिया हनुमानगढ़ में लगा हुआ है। इस प्रकार के बायोमास संयंत्र आधारित हमारे खूब सारे संयंत्र लगे हैं। लेकिन राजस्थान में बायोमास आधारित और बायोगैस, बायोगैस में गोबर गैस से बनता है। गोबर ऐसा माना जाता है कि एक भैंस लगभग 20 केजी प्रति डे 20 केजी गोबर करती है, और एक गाय प्रति डे 15 केजी गोबर करती है। इस गोबर को किस प्रकार, इन पशुओं के गोबर को गैस में बदला जाए और रसोई तक पहुंचाया जाए और विभिन्न उद्योगों में पहुंचा जाए, और उससे किसान के उपयोगी किस प्रकार, किसान किस प्रकार उसको बेच करके पैसा कमा सकें, और जो दूर दराज के गांव है जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है, वहां भी बिजली किस प्रकार के उत्पन्न की जाए, इस पर विचार जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने बायोगैस प्लांट लगाने प्रारंभ किए हैं। तो राजस्थान 125 मेगावाट उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। थोड़ा बायोगैस पे आओ विचार करते हैं। गोबर से बायोगैस बनाने की जो तकनीक है, वर्तमान में कोटा में सबसे बड़ा
गोबर पर आधारित प्लांट लगाए। कोटा के अंदर है एक बंदा धर्मपुरा, कोटा के बाहर बसी हुई कॉलोनी है, वहां एक ऐसा राजस्थान जो कोटा का नगर निगम है वो स्थापित करने जा रहा है और वहां एक फार्म हाउस, उस योजना का नाम दिया है देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना। देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना है, कोटा शहर के बाहरी भाग में स्थापित किया गया है। शुरुआत में 738 पशुपालकों के रहने के लिए व्यवस्था की गई, लेकिन वर्तमान में वहां 15,000 पशु रहने की व्यवस्था कर रखी है और 500 पशु और 10,000 लोग वहां 500 लोग अपने 10,000 पशुओं को लेकर के आ गए हैं। और जो संयंत्र लगा है वो 150 टन का है। 150 टन गैस का सबसे बड़ा राजस्थान का कोटा के अंदर लगा है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में बायोगैस का सबसे बड़ा है संयंत्र तो कोटा में लगा है सबसे बड़ा, और 150 टन गैस का है, 150 टन गैस का है। क्योंकि देवनारायण जो योजना है, देवनारायण पशुपालन आवासीय योजना, इसके अंदर पशुपालकों को वहीं आवास उपलब्ध करा करके और शहरों के अंदर जिस प्रकार ग्रेट लेक्स अमेरिका के महान झीलें हैं उनके आसपास में इस प्रकार की योजना है और इन योजनाओं के माध्यम से वो ट्रक फार्मिंग करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं और शाम को सामान पैक करके सुबह तक बाजारों में उपभोक्ता आधारित सामग्री पहुंचाते हैं। ऐसा ही कोटा के अंदर जो बंदा धर्मपुरा का कॉलोनी है उनके अंदर देवनारायण जो पशुपालन आवासीय योजना के तहत इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। और वो जो बायोगैस संयंत्र है वो 150 टन का है, 150 टन का है, इसलिए गोबर गैस आधारित राजस्थान का प्रथम बड़ा है और राजस्थान का गोबर गैस आधारित प्रथम बड़ा है। लेकिन बायोमास आधारित ये भारत का दूसरा बड़ा है। भारत का बायोमास आधारित प्रथम बड़ा है वो है इंदौर में, और इंदौर में लगा है 500 टन का। लेकिन भारत का गोबर गैस में भी प्रथम बड़ा कोटा है, केवल गोबर पर आधारित है, कोटा का सबसे बड़ा है। तो इस प्रकार ODA प्लस 2018 को जो दूसरा घटक शुरू हुआ उसमें बायोमास आधारित एक पॉलिसी 26 फरवरी 2010 को जारी की और इसमें यह टारगेट दिया कि हम लगभग 300 मेगावाट बिजली है वो आने वाले वर्षों में 300 मेगावाट बिजली जो है गैर परंपरागत रूप में बायोमास से प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार इन्होंने गोबर को धन में कैसे बदला जाए, उसको गैस में कैसे बदला जाए, उसको प्रोम खाद में कैसे बदला जाए, उसको इंडस्ट्रियल बायोगैस फर्टिलाइजर कैसे बनाया जाए, उसको जो है लिक्विड और सॉलिड फर्टिलाइजर में कैसे बदला जाए, इस प्रकार और रसोई तक गैस कैसे पहुंचाई जाए, ये है गोबर धन योजना। गोबर को धन में कैसे बदला जाए, इस प्रकार की हमारे जयपुर के अंदर हिंगोनिया गौशाला है और हिंगोनिया गौशाला में यदा कदा पशुओं के भूख मर के मरने की या किसी बीमारी के मरने की रोजाना खबर हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। तो हिंगोनिया गौशाला के अंदर जयपुर का सबसे बड़ा गोबर गैस प्लांट लगाया गया है और वहां 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति डे सरकार को जो है आय उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। कोटा के अंदर 1.5 लाख प्रतिदिन आय नगर निगम को उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार की आय बायोमास और बायोगैस से के रूप में बदल करके बायोमास को बायोगैस में बदल करके अपशिष्ट को शहरी अपशिष्ट को निस्तारण करना। इसलिए इंदौर राजस्थान का सबसे स्वच्छ शहर भी है क्योंकि उसने बायोगैस आधारित 500 टन का लगा करके पूरे शहर का जितना भी कचरा होता है, जितना भी अपशिष्ट होता है, जितना भी चाहे वो लिक्विड है या चाहे वो सॉलिड, उस सैनिटेशन को इन्होंने स्वच्छता की तरफ मोड़ दिया। तो इस प्रकार ये हमारी बायोमास पॉलिसी 2010 राजस्थान की है, ये आने वाले दिनों के अंदर खूब उपयोगी होगी। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए 28.23 करोड़ रुपए मंजूर। देखो ये जो योजना है, यदि मित्रों आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना क्या है, तो मुख्यमंत्री पुनर्वास योजना है वो 2020 के बजट की घोषणा है, 2022 के बजट की 2022
2022 के बजट की घोषणा है, 2022 के बजट की घोषणा है। और नाम क्या दिया है? मुख्यमंत्री सीएम पुनर्वास, सीएम पुनर्वास गृह योजना, सीएम पुनर्वास गृह योजना क्या है? ये सीएम पुनर्वास, मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना, ये जो एकल नारी है, चाहे वो विधवा है, चाहे वो तलाकशुदा है, चाहे वो तलाकशुदा है, और चाहे वो परित्यक्ता है, चाहे वो परित्यक्ता है, और किसी कारण से अकेली रह रही है, या वो अविवाहित है, या वो अविवाहित है और अकेली रह रही है, उनके पुनर्वास की गृह योजना है। सरकार ये कह रही है कि ऐसी एकल नारियों के लिए हम 75 आवास 45 आवासों के तहत उपलब्ध करवाएंगे। यानी 75 मकान होंगे और 45 आवासीय योजना होगी, 45 बिल्डिंग होगी जिसके अंदर हम उपलब्ध करवाएंगे। और सरकार कह रही है कि यदि सरकारी कोई भवन है, जब तक कोई भी सरकारी यदि बिल्डिंग नहीं बन जाती है, आवास नहीं बन जाता है, तब तक कोई सरकारी भवन है, उस सरकारी भवन को किराए देकर के या सरकारी किसी प्राइवेट भवन को किराए देकर के मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना के लिए हम व्यवस्था करेंगे, ऐसा सरकार कह रही है। और उसके लिए सरकार कितना रुपए जारी किया है? 28 करोड़ और 23 लाख, यानी 28.23 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं सरकार ने। अगला है कि प्रदेश में 1 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर माह पेंशन, 1 करोड़ लोगों को। सरकार का दावा है कि हम 1 करोड़ लोगों को यानी 2011 की जनसंख्या में हम 6 करोड़ 85 लाख है, उनमें से सरकार यह कह रही है कि हम विभिन्न योजनाओं के तहत 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं। प्रदेश में 1 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर माह पेंशन। अब पेंशन के कुछ पेंशनों को इन्होंने अलग अलग मेंशन भी किया है। जो पेंशन मेंशन की है उस पेंशन के अंदर है, पहली हमारी जो पेंशन है वो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, दूसरी मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना है, तीसरी सीएम विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना है, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन योजना है। खूब सारी दे रखी है, इंदिरा गांधी वृद्धजन पेंशन योजना भी दे रखी है, लेकिन कुछ पेंशन का हम यहां वर्णन करते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना क्या है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसका मतलब बूढ़े लोगों के लिए। आज राजस्थान पत्रिका और भास्कर के अंदर एक न्यूज है कि सिवाना के जो वीडियो साहब है हनुमान जी अपने गेट पे बैठ करके किसी एक 80 और 85 के आसपास में बुढ़िया का पेंशन है वो स्वीकृत कर रहे हैं, और उनके हाथ में टेबलेट ले रखा है, वो बैठ करके उसके पास में जमीन पे बैठ करके कर रहे हैं। तो राजस्थान के इतने सहृदयी अधिकारी भी है जो अपने मम्मी पापा की तरह इन बूढ़ों को, इन वृद्धजनों का ख्याल रखते हैं। धन्यवाद ऐसे अधिकारियों को जो बिल्कुल इतने सेंसिटिविटी इनके अंदर होती है कि दूसरों का दुख देख करके वो द्रवित हो जाते हैं। ऐसे अधिकारी वास्तव में प्रोत्साहन के हकदार होते हैं, धन्यवाद के पात्र होते हैं, आभार के पात्र होते हैं। तो हम पहली हमारी योजना इसी के तहत, उनका फोटो दे रखा है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत एक बुढ़िया बैठी है और उनका वो सत्यापित कर रहे हैं कि उनमें जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है, महिला जीवित है ऐसा वो सत्यापित खुद बैठ करके जमीन पे बैठ के कर रहे हैं। हनुमाना राम जी कोई अधिकारी है सिवाना बाड़मेर के अंदर, तो वीडियो साहब है वो उनका दे रखा है। आइए आगे देखते हैं कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान जो पेंशन योजना है उसमें किस प्रकार की योजना है और कौन कौन सी योजना है। देखो, सरकार ये दावा कर रही है कि जो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है उसमें सरकार ये कह रही है कि यदि महिला, मुख्यमंत्री लिख लेते हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सम्मान पेंशन योजना, यदि कोई महिला है
और वो 55 साल की है, और यदि कोई पुरुष है और वो 58 साल का है, तो सरकार ये कह रही है कि वो पेंशन का हकदार है। और वो भी पेंशन कौन सी? वृद्धजन वाली, बुढ़े वाली, यानी वो बुढ़ा हो गया। सरकार ये कहती है कि 55 साल की महिला बुढ़ी हो गई है और वो अपने पालन पोषण के लिए सरकार से पेंशन की हकदार है। और वो कितने पेंशन की हकदार है? वो कह रहे हैं कि ऐसी महिला 750 रुपए की हकदार है। ऐसे पुरुष और महिला कितने रुपए की हकदार है? 750 रुपए प्रति माह, 750 रुपए प्रति माह। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वृद्धजन पेंशन योजना में कितने साल की महिला और पुरुष को पेंशन का हकदार मिल जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि महिला और पुरुष है, जो 58 साल वाला पुरुष और 55 साल वाली महिला, इनकी आयु बढ़ते बढ़ते यदि 75 वर्ष हो जाती है, 75 वर्ष हो जाती है, तो सरकार ये कह रही है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत हम उसे 1000 रुपए देंगे, प्रति माह 1000 रुपए देंगे। अभी शायद ये रेट और भी बढ़ा दिए, लेकिन सरकार क्या कह रही है? जो इस प्रकार हम जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन सम्मान योजना दे रहे हैं, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना दे रहे हैं, सरकार कह रही है कि ऐसे हमने टोटल कितने लोगों को दे दिया? 54.26 लाख लोगों को दे दिया, 54.26 लाख लोगों को दे दिया, यानी 54 लाख और 62,000 लोगों को दे दिया। सरकार कह रही है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना में हमने 19,299.03 करोड़ रुपए खर्च किए। 19,000, सरकार कह रही है कि कितने रुपए खर्च किए? 19,299.03 करोड़ रुपए। करोड़ रुपए है। सरकार इतने बूढ़ों को, 54.26 लाख बूढ़ों को सीएम वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना दे चुकी है, और इनके लिए रुपए कितने लगा चुकी है इन सालों में? 19,299.03 करोड़ रुपए सरकार दे चुकी है। प्रदेश में 1 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर माह पेंशन, 1 करोड़ लोगों को हर माह पेंशन देती है। साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, 1 साल का नहीं है, ये हर माह की बात कर रही है। तो इतने लोगों को हमने आज तक साल भर में यहाँ हमारी सरकार का 19,299.03 करोड़ रुपए दे चुके हैं, और इतने बूढ़ों को दे चुका है। मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के बाद मुख्यमंत्री, देखो ये आंकड़ा कभी नहीं पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर ये आंकड़ा कभी नहीं आएगा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत कितनी राशि सरकार अब तक दे चुकी है। ये आंकड़ा कभी नहीं आएगा, ये आंकड़ा कभी नहीं। ये आपकी जानकारी के लिए है कि सरकार ऐसा दावा कर रही है। आएगा क्या? वो आएगा कि मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के तहत न्यूनतम आयु महिला की कितनी है? 55 साल, पुरुष की कितनी है? 58 साल। कितने रुपए दिए जाते हैं? 750 रुपए। 75 वर्ष से ऊपर वाले को कितने दिए जाते हैं? 1000 रुपए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आंकड़ा कभी नहीं पूछ सकता। ये अतिरिक्त एक्स्ट्रा जानकारी है, ये एक्स्ट्रा जानकारी है। तो आगे आइए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अब एकल नारी कौन है? एकल नारी की परिभाषा दे रखी है। एकल नारी कौन है? एकल नारी के अंदर वो कह रहे हैं कि एकल नारी में यदि विधवा है, एकल नारी में यदि परित्यक्ता है, एकल नारी में विधवा है, परित्यक्ता है, या यदि अविवाहित है, अच्छा, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। 18 वर्ष से अधिक यदि कोई विधवा है, यदि बाल विवाह हो रखा है और 18 से कम है, यदि वो 15 साल की थी, उसका बाल विवाह हो गया और वो विधवा हो गई, उसको पेंशन तभी मिलेगी जब वो 18 साल की हो जाएगी। उससे पहले बाल विवाह वालों को किसी भी हालात में पेंशन नहीं दी जाएगी। तो विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित जो 18 वर्ष की है और 18 वर्ष से ऊपर की है, उनको मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाएगी। ये बात मैं पहले भी आपको कोई किसी न्यूज के अंदर पढ़ा चुका हूं, लेकिन इसमें देखो, जो महिला, जिस महिला की आयु 18 प्लस है, 18 से यदि वो 55 वर्ष की है, तब तक उसे 500 रुपए दिए जाएंगे।
ये कैटेगरी पूछी जा सकती है कि 18 से 55 के बीच में एकल महिला नारी को कितने रुपए दिए जाते हैं। यदि वो 55 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की है तो उसे 750 रुपए मिलेंगे। तो उसे कितने मिलेंगे? 750 रुपए। यदि वो 61 से लगा करके और यदि वो 75 वर्ष की है, ये 61 से 75 वर्ष की उसकी दे रखी है आयु, तब उसको 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। 1000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। यदि वो 75 वर्ष से अधिक की हो गई है तब उसे 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। प्रति माह मिलेंगे। देखो, विधवा, परित्यक्ता, अविवाहिता, कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सत्य है, इनमें ऐसा पूछा जा सकता है कि एकल नारी जो सम्मान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की कौन सी बात गलत है, कौन सा तथ्य सही नहीं है, या कौन सा तथ्य सही है, और 5-7 तथ्य देते हैं। पहला ऐसे दे दें कि विधवा, परित्यक्ता, अविवाहित किसी भी उम्र की महिला मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना की हकदार है, नहीं है। यदि वो किसी भी वर्ष की है तो 18 से कम की है तो बाल विवाह कर रखा है, बाल विवाह वालों को परमिशन नहीं है, 18 से ऊपर की होनी चाहिए। अच्छा, कौन सी कैटेगरी है कि उसे 18 से 55 के बीच में 500 रुपए दिए जाते हैं, यहाँ कल 1000 रुपए आ जाए, बढ़ोतरी हो जाए, वृद्धि कर दें सरकार, वो अलग बात है। 55 से 60 750 रुपए, 61 से 75 वर्ष 1000 रुपए, और 75 वर्ष से अधिक 1500 रुपए प्रति माह दिए जा सकते हैं। यदि किसी परिवार के अंदर, भगवान करें ऐसा न हो, यदि कोई महिला है और वो 50-60 के आसपास की है और उसके कोई संतान नहीं थी, और भगवान ने उसकी जो सत्य रूपी पति था उनको भी भगवान को प्यारे हो गए वो यदि महिला 60 वर्ष की है और 61वें वर्ष में चली गई है तो वो अपना अपग्रेडेशन करवा सकती है। अपने जो अपग्रेडेशन यानी आपकी जो पहले वो 750 रुपए उठा रही थी, अब उसे 1000 रुपए वो सरकार से अनुरोध करके 1000 रुपए ले सकती है। कई महिलाएं ऐसी होती है जो लगभग वो 55 साल की या 60 साल की शुरू करती है और 80 साल तक एक ही रुपए उठाती है, जो शुरुआत में उसे 500 रुपए या 750 रुपए में जब वो करवाती है तब तक वो अंतिम रूप में वही उठाती है। तो उसका अपग्रेडेशन भी होता है, आप जाकर के उसे करवा सकते हो। अब सरकार ये कह रही है कि हम 17.7 लाख महिलाओं को, यानी 17.7 लाख महिलाओं को पेंशन दे चुके हैं। इस एकल नारी वृद्धजन पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत सरकार ये कह रही है कि हमने 17.7 लाख महिलाओं को पैसे बांटे हैं। और कितने बांटे हैं? 7,945.85 7,945.85 करोड़ रुपए हमने मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत दिया है। कितने महिलाओं को दिया? सरकार का दावा है कि 17,60,000 लोगों को हमने दिया है। और कितना रुपए बांटा है? 7,945.85 करोड़ रुपए सरकार केवल मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत अपने कार्यकाल में दे चुकी है। क्योंकि सरकार बार बार कह रही है कि प्रदेश में 1 करोड़ जरूरतमंद लोगों को हर माह पेंशन दिए जा रहे हैं। जहां सरकार जाती है वहां अपने कार्यों का बखान करती है। हमें ये ध्यान रखना है वो सरकार का काम है कौन से कार्यों का बखान करती है। सरकार छूजस में जब छपाती है, प्रकाशित करवाती है, इसका मतलब हमारे वो एग्जाम पैटर्न का हिस्सा है और हमें ऑथेंटिक न्यूज उस सूजस से मिलेगी। क्योंकि सरकार अपनी सूजस की न्यूज को ऑथेंटिक मानेगी, इसलिए हमें सूजस को पढ़ना अनिवार्य है। सूजस से आप डेली न्यूज देखिए, डेली बुलेटिन देखिए। वैसे किसी भी कोई कंपटीटर होता है उसको डीडी न्यूज चैनल देखना चाहिए, राज्यसभा देखना चाहिए, लोकसभा देखना चाहिए, डीडी राजस्थान देखना चाहिए। ये जो दूसरे वाले समाचार पत्र जितने भी है, समाचार चैनल है, इनको नहीं देखना चाहिए। सरकारी जो समाचार चैनल है उनको देखना चाहिए। बुलेटिन भी जो सूजस बुलेटिन है वो भी राजस्थान सरकार का है, इसलिए वो ऑथेंटिक है। तो हमें उन चीजों का ध्यान रखना है। अगली हमारी जो पेंशन योजना है उनके बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी है। देखो, अगली है सीएम विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। सीएम विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन। विशेष योग्यजन में कौन होता है? विशेष योग्यजन की लंबी चौड़ी परिभाषा है। विशेष योग्यजन की लंबी चौड़ी परिभाषा इन्होंने दे रखी है। देखो, योजना का क्या नाम है?
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। अच्छा, विशेष योग्यजन कौन होता है? अल्पदृष्टि, जैसे कम दिखता हो, अंधता, जो अंधा हो, चलन निशक्ता, यदि वो चलने में निशक्त हो गया हो, चलन निशक्ता। इसके अलावा वो बोना हो, बोने की भी एक परिभाषा है, 3 फीट और कुछ ऊपर इंच दे रखे हैं, 6 इंच, 3 फीट और यदि वो 6 इंच से ज्यादा नहीं है तो उसे विशेष बोना माना गया है। फिर कुष्ठ रोग से यदि उसे किसी भी प्रकार का हो, या सिलिकोसिस बीमारी के कारण वो असहाय हो गया हो, चलने में निशक्ता हो, अस्थमा से यदि वो चलने में निशक्ता हो, निशक्ता का जो विकलांगता का प्रमाण पत्र है वो पूरे शरीर का 40% होना चाहिए, और बोनेपन में उसकी जो ऊंचाई है वो 3 फीट और 6 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तब वो मुख्यमंत्री विशेष जन सम्मान पेंशन का योजना का हकदार बनता है। कुष्ठ रोगी भी होता है, प्राकृतिक रूप से बोना भी होता है। सरकार ये कह रही है कि उनको हम जो दे रहे हैं वो टोटल आज तक 6.16 लाख विशेष योग्यजनों को हम छात्रवृत्ति जो पेंशन दे चुके हैं, 16.60 लाख लोगों को। कितनी? ये आंकड़ा कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक ध्यान में लाने के लिए बात कही है कि 6,16,000 लोगों को हम मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना दे चुके हैं। इनमें से भी हमने 2110.21 करोड़ रुपए बांट चुके हैं। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में हमने इतने लोगों को पेंशन बांट चुकी है। नीचे है लघु एवं सीमांत वर्जन कृषक पेंशन योजना। लघु एवं सीमांत वर्जन कृषक पेंशन, यदि उसके पास में एक निश्चित कुछ हेक्टर की जमीन है, जो सरकार की परिभाषा के अनुसार लघु और सीमांत कृषक में आते हैं, उनको भी सरकार कह रही है कि हम लघु एवं सीमांत वर्जन कृषक पेंशन योजना दे रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पालन योजना का, विधवा पेंशन योजना का, सिलिकोसिस नीति का मैंने आपके सामने एक योजना पढ़ाई थी कि सिलिकोसिस नीति सरकार ने 3 अक्टूबर 2019 को जारी की थी। 2019 को जारी की, लेकिन 2022 में सिलिकोसिस नीति में संशोधन किया और इसका दायरा बढ़ाया गया। सरकार यह कह रही है कि सिलिकोसिस नीति के तहत यदि सिलिकोसिस वो होता है जो खान में काम कर रहा है, खनिज में काम कर रहा है, कहीं सैंड स्टोन को काटने का कार्य कर रहा है, बजरी बनाने का कार्य कर रहा है, तो इस प्रकार के जहां धूल उड़ती है और धूल जो फेफड़ों में जाती है, जो फेफड़ों को खोखला कर देती है और फिर उसके अस्थमा नामक बीमारी हो जाती है और उससे चलने में, उठने में, बैठने में समस्या होती है और एक प्रकार का ये टीबी जैसा रोग हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। उसके कारण उस शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है और शरीर के अंग कार्य करने बंद कर देते हैं, धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ धकेला जा रहा होता है। ऐसे सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर 2019 को जारी की, उसमें संशोधन करते हुए सरकार ने उसका दायरा बढ़ा दिया। सरकार ये कह रही है कि यदि सिलिकोसिस नीति का प्रमाण मिल गया उसे, सिलिकोसिस बीमारी का, जो इस धूल उड़ने से खनन कार्यों में जो मजदूर काम करते हैं, तो 3 लाख पुनर्वास के लिए वो योजना छोड़ करके, खनन का कार्य छोड़ करके, सैंड स्टोन का कार्य छोड़ करके, पत्थर घिसाई का कार्य छोड़ करके वो कोई पुनर्वास दूसरा धंधा करें, इसके लिए सरकार 3 लाख रुपए दे रही है। यदि खुदा न खास्ता भगवान ने उसके ऊपर से आशीर्वाद हटा लिया है और वो भगवान को प्यारा हो गया है, तो सरकार 2 लाख रुपए पीछे उनके घर वालों को दे रही है। सरकार यहां तक उनकी मदद कर रही है कि सरकार ऐसे लोगों को 10,000 रुपए उनके परिवार वालों को उसके अंतिम संस्कार के लिए दे रही है। अंतिम संस्कार के लिए 10,000, मरने के बाद 2 लाख उसकी मदद, 3 लाख उसके जीवित रहते हुए वो जो सिलिकोसिस जो
बीमारी उसको हो गई है और जिस कारण से हुई है, जैसे वो खनन में काम कर रहा है, पत्र घिसाई में काम कर रहा है, तो पुनर्वास के लिए 3 लाख सरकार दे रही है। इतना ही नहीं, उनके जाने के बाद उनके बच्चों को पालनहार योजना में जोड़ रही है, विधवा पेंशन योजना से उसके पत्नी को जोड़ रही है। तो खूब सारी योजनाएं, कभी आपको सारी योजना एपिसोड के माध्यम से अपन एक अलग पेंशन योजना का एपिसोड इस सूजस के अंदर ला करके आपको रीट एग्जाम तक, ये रीट के लिए सबसे जरूरी है, सीईटी के लिए जो ग्रेजुएशन लेवल की है और सीनियर लेवल की है उनके लिए भी जरूरी है। सेकंड ग्रेड एग्जाम में आप उठा करके देखिए, खूब सारे क्वेश्चन है वो योजनाओं से आए हैं। तो इस प्रकार आगे हमारा राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के कभी कभी आपको एपिसोड में जारी करता हूं, हम रेगुलर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।